हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर सानूराज। आज हम लोग सॉलिड स्टेट के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है आप लोगों के सामने कि ऑन कूलिंग ऑक्सीजन फ्रीजेस टू डार्क ब्लू क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑक्सीजन को जब कूल किया जाता है, फ्रीज किया जाता है, तो यह डार्क ब्लू क्रिस्टल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये क्वेश्चन है कि इट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉलिड। तो ये सॉलिड के किस टाइप के अंदर आ रहा है। आपके पास चार ऑप्शन है, आयोनिक, मेटलिक, मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल है, क्योंकि सॉलिड ऑक्सीजन बिलोंग्स टू मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें कि वीक वेन डर वाल फोर्स लगते हैं। अगर आप मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में जाने तो मॉलिक्यूलर सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिसमें कि जो रिपीटिंग यूनिट होता है सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर वो एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होता है, और बाइंडिंग फोर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस मॉलिक्यूलर सॉलिड में वो डाइपोल अट्रैक्शन एंड वैन डर वाल फोर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे वैन डर वाल फोर्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहे हैं, और ये मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल है। ऑप्शन एलिमिनेशन से अगर करिएगा तो कोवेलेंट नेटवर्क ऐसे भी ऑक्सीजन का नहीं होगा, आयोनिक भी नहीं होगा क्योंकि आयोनिक में आयंस चाहिए, और मेटलिक तो ऑक्सीजन होगा नहीं, तो भी मॉलिक्यूलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोहेसिव फोर्स इन्वॉल्व्ड इन आइस। अब अगर आइस का लैटिस स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों को ध्यान में होगा कि आइस के लैटिस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है। तो इसका आंसर तो डायरेक्ट या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक आइस में लगेगा नहीं, वैन डर वाल फोर्स आइस या H2O में लगता नहीं है, और कोवेलेंट नेटवर्क इसमें है ही नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही इसका आंसर होगा कि कोहेसिव फोर्स जो आइस में लगता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो आइस का ओपन केज स्ट्रक्चर होता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और हर एक H2O मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 3 अदर मॉलिक्यूल्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमोर्फस सॉलिड में भी कंसिडर्ड एज। अब एमोर्फस सॉलिड को हम लोग क्या कहते हैं? तो एमोर्फस सॉलिड हमारा ट्रू सॉलिड नहीं होता है, ट्रू सॉलिड हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। एमोर्फस सॉलिड को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये इसका एक नॉर्मल डेली लाइफ एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। ग्लास अगर आपके विंडो में लगा हुआ होगा तो विथ पैसेज ऑफ टाइम अगर ये ग्लास का पैन है जो कि विंडो में लगा है तो टॉप टू बॉटम ये फ्लो करता रहता है स्लोली, वेरी स्लोली, और बॉटम में यह मोटा हो जाता है विथ पैसेज ऑफ टाइम। इसलिए ये कहा भी जाता है कि एमोर्फस सॉलिड इन मेनी रेस्पेक्ट resemble liquid which flow very slowly at room temperature and are regarded as supercooled liquid, जिसमें कि कोहेसिव फोर्स जो कि मॉलिक्यूल्स को होल्ड करता है वह इतना ज़्यादा रहता है कि मटेरियल तो रिजिड रहता है लेकिन कोई रेगुलरिटी स्ट्रक्चर में नहीं आता है, जैसे ग्लास में, रबर में, प्लास्टिक में। तो ये सुपर कूल्ड लिक्विड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क सॉलिड इज एक्सेप्शनली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वही करेगा जिसके पास कि फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं ग्रेफाइट के पास होता है, तो हमारा ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा और कोई गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। अगर आप ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जानते होंगे तो ग्रेफाइट में जो 4 बॉन्ड रहता है, या 4 बॉन्ड आप मान लीजिए, या 4 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन के साइड्स में तो इन्वॉल्व रहता है अदर मॉलिक्यूल्स के साथ, और ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री मोबाइल रहता है, जिस कारण से ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में जिसमें कि मॉलिक्यूल्स रिपीट करें तो ड्राई आइस मॉलिक्यूलर सॉलिड है, करेक्ट। नेप्थलीन में भी नेप्थलीन का इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ग्लूकोज भी C6H12O6 हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड है। सिलिकॉन हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है, सिलिकॉन एक नेटवर्क या कोवेलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल्स में आता है। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए, MCQs। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि ये जो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं स्ट्रक्चर में, उनमें से सबसे नियर बाई स्ट्रक्चर्स किनके होंगे? द फर्स्ट 3 नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, सबसे पहला 3
नेबरिंग डिस्टेंस जो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में होगा वो कौन सा होगा। तो ये देखिए, ये आपका प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है, तो सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस एक तो यहाँ से यहाँ का होगा। तो अगर इसको आप एल लेंथ मानिएगा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक ये हो गया सबसे पहला आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो लैटिस पॉइंट के बीच का, नंबर 1। दूसरा होगा इसका फेस डायगोनल। फेस डायगोनल जैसे आपका स्क्वायर शेप होता है और स्क्वायर शेप का डायगोनल है, तो ये एल था पाइथागोरस थ्योरम से, ये √2l हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस। तो ये तो एल हो गया, उसके बाद √2l ये वाला डिस्टेंस हो गया। और तीसरा ये बॉडी डायगोनल, तो बॉडी डायगोनल 3D स्ट्रक्चर का अगर आप लोग जानते होंगे तो ये √3l होता है। ऐसे भी एक क्यूब का अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला आप लगा करके डिराइव कीजिएगा तो ये √3l आएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए, ये 1 नंबर एल, ये डायगोनल फेस डायगोनल √2l और जो बॉडी डायगोनल है √3l। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ है कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कि दो एलिमेंट ए और बी से मिल करके बना हुआ है। ए कॉर्नर पे प्रेजेंट है और बी फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। तो अगर एक एटम ए का मिसिंग हो जाए कॉर्नर से तो उस सॉलिड का फॉर्मूला क्या होगा। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझें। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक क्रिस्टल सॉलिड है जो कि ए और बी से मिल के बना हुआ है। ए कॉर्नर पे प्रेजेंट है और बी फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। तो अगर हम लोग इस फिगर से ही समझें तो इसमें टोटल देखिए 8 कॉर्नर्स होता है। तो 8 कॉर्नर पे नहीं प्रेजेंट है ए, 7 जगह प्रेजेंट है या किसी भी एक जगह पर ए प्रेजेंट नहीं है, मतलब ए 7 टाइम्स प्रेजेंट है और कॉर्नर पे प्रेजेंट है और बी फेस सेंटर पे है। तो इस क्यूब में टोटल 6 फेस होते हैं और हर एक फेस के सेंटर पे बी प्रेजेंट है, आगे भी और पीछे भी। यही आपका क्वेश्चन कह रहा है और अब आपसे इसका फॉर्मूला पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो कॉर्नर पॉइंट होता है, इस कॉर्नर पॉइंट का ईच का पर क्यूबिक यूनिट कंट्रीब्यूशन इस कॉर्नर का 1/8 होता है, 1/8 होता है। तो ऐसा कितना एटम प्रेजेंट है, तो 7A प्रेजेंट है 7 कॉर्नर पे। तो 7A प्रेजेंट रहने के कारण इसका टोटल कंट्रीब्यूशन ये जो 1/8 से मल्टीप्लाई किया है, हर एक क्यूब के ईच कॉर्नर पॉइंट का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। और 8 के 8 कॉर्नर पे नहीं प्रेजेंट है ए, एक जगह मिसिंग है, क्वेश्चन में दे रखा है 7 जगह प्रेजेंट है। तो टोटल ए का 7/8 आ गया ईच एटम में कंट्रीब्यूशन। उसके बाद अब बी का है, तो एक क्यूब में 6 फेस होता है और हर एक फेस के सेंटर पे बैठा हुआ है। इस फिगर में आप समझिए, अगर ये फेस के सेंटर पे बैठा हुआ है तो यहाँ पर अगर कोई एक सिंगल एटम है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे फेस सेंटर पे अगर प्रेजेंट है तो 1/2 होगा उसका कंट्रीब्यूशन। और टोटल 6 फेस है, तो 6 फेस का 1/2 से कंट्रीब्यूशन निकालिएगा तो यही कैलकुलेट होकर के आएगा जो यहाँ पे कैलकुलेट है। तो हर एक फेस के सेंटर का कंट्रीब्यूशन ईच एटम जो प्रेजेंट 1/2 होता है और 6 फेस है तो B का 3 हो गया। तो A/B कंट्रीब्यूशन रेशियो निकालिएगा तो 7/8:3 होगा। अब रेशियो के लेफ्ट और राइट दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका 8 कट जाएगा और यहाँ 24, तो 7/24 आ गया। इसी कारण से A और B का A7 और B24 इसका फॉर्मूला आ गया। तो A7 और B24 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉलिड स्टेट से पूछे जाते हैं। अगला एक कॉमन लाइफ का एग्जांपल है कि एक मैच बॉक्स कौन सा ज्योमेट्री एग्जिबिट करता है। तो एक मैच बॉक्स के अंदर तीनों साइड नॉट इक्वल होते हैं लेकिन एंगल 90 डिग्री पे प्रेजेंट रहता है एक मैच बॉक्स के अंदर में। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि तीनों साइड नॉट इक्वल हो लेकिन एंगल 90 डिग्री हो उसको ऑर्थोरोम्बिक ज्योमेट्री के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मैच बॉक्स इज ऑर्थोरोम्बिक ज्योमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है। इसमें दे रखा है कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर है
जिसमें कि W एटम्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। क्यूब के कॉर्नर पे W एटम प्रेजेंट है। अब कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, अभी हम बताएं आपको 1/8 होता है, और एक क्यूब में टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 1/8 एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है। टोटल 8 कॉर्नर है, तो नंबर ऑफ W एटम्स का संख्या हो गया 1। अब नेक्स्ट फिर आगे क्वेश्चन पढ़िए, ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ द एज। ऑक्सीजन एटम एज पे प्रेजेंट है। अब एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 होते हैं, एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। टोटल 12 एज होता है एक क्यूब में। तो अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 4 से 12 3 बार में कटेगा, तो ऑक्सीजन एटम का नंबर 3 आ गया एज। और उसके बाद है कि सोडियम एटम आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, और क्यूब के सेंटर में अगर कोई चीज़ प्रेजेंट है तो उसका यूनिटी कंसीडर किया जाता है, उसका टोटल नंबर सॉलिड स्टेट में। तो इसी कारण से अब इसका फॉर्मूला क्या बन के आएगा, सोडियम 1, W भी 1 कैलकुलेट हुआ और ऑक्सीजन 3। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें कि Na1, W1 और O3 दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर बी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका इसी तरह से रेशियो बना करके ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। तो ये सारा क्वेश्चंस का जो तरीका मैंने बताया, ये सब आपके बहुत सारे एग्जामिनेशंस में ऐसे सॉलिड स्टेट क्लास 12th NCERT बुक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 में दिया हुआ है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके CBSE एग्जामिनेशंस, बिहार बोर्ड, JEE एग्ज़ाम, नीट या अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उनके साथ साथ जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि स्टेट पेपर 2 केमिस्ट्री, BPSC टीचर एग्जामिनेशंस ऑफ केमिस्ट्री, या DSSB टीचर एग्ज़ाम, या फिर जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हैं, इनके जो टीचिंग एग्ज़ाम्स आते हैं उनमें सॉलिड स्टेट से 3 से 4 क्वेश्चंस हर एक सेट में रहता है। तो मैं चैप्टर वाइज लाऊंगा, आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं, इसी तरह मैं MCQ सेशन लेके आता रहूंगा। अगर आप लोगों को ये MCQ पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हम लोग जल्द मिलते हैं नेक्स्ट MCQ सेशन में, जिसमें हम लोग BPSC टीचर एग्जामिनेशन जो कि जल्द आने वाला है उससे रिलेटेड सारे MCQ करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।